Good morning, dear students. A very happy new year to all of you. अब हम सेकेंड सेमेस्टर का ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। सो ये आप पहले पढ़ चुके हो 11th-12th में। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो इसमें हम इस जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे नोबल गैसेस की, उनकी लो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। और नोबल गैसेस में भी फिर फर्दर रिएक्टिंग टेंडेंसीज ऑब्जर्व हुई तो जीनोन की केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, इनके कंपाउंड के, जीनोन के, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो फ्लोराइड, ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं वो हीलियम से स्टार्ट होता है, फिर नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। तो इन सभी को हम ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं या फिर 18th ग्रुप हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का। पहले इनको इनर्ट गैसेस कहते थे। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। और लेटर ऑन उनके कंपाउंड डिस्कवर हुए, कुछ क्रिप्टॉन के थे और मैक्सिमम जीनोन के थे। उसके बाद फिर हमने इनको नोबल गैसेस कहना स्टार्ट किया। इनकी अबंडेंस काफ़ी कम है, मतलब बहुत कम मिलता है ये इनका हमें अर्थ पे, तो इसलिए इनको रेयर गैसेस भी हम कहते हैं, जो कम मिल रहा है, रेयर। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एटॉमिक स्टेट में ये एग्जिस्ट करेंगी। जैसे नियोन है तो नियोन का एटम ऐसे एग्जिस्ट करेगा सेपरेट, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। रेडॉन को छोड़ के सभी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। रेडॉन क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। हीलियम जो है नेचुरल गैस में हमें मिलता है 2 to 7%। और हीलियम को सबसे पहले सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था। ये इनकी हिस्ट्री एंड डिस्कवरी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था फर्स्ट नोबल गैस आर्गन को। आर्गन फर्स्ट गैस है जो डिस्कवर हुई थी। ये अराउंड आप देख सकते हो 1800 में के आसपास डिस्कवर हुआ है। उसके बाद लोक एयर ने हीलियम को डिस्कवर किया सन के एटमॉस्फेयर में। ये भी 19th सेंचुरी में ये हो रहा है। अब हम 21st सेंचुरी में हैं। रामसे और ट्रेवर्स ने डिस्कवर किया नियोन, क्रिप्टॉन और जीनोन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आर्गोन डिस्कवर हुआ, फिर हीलियम, फिर नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन। और डॉन ने डिस्कवर किया रेडॉन को 1902 में। तो ये इनकी ब्रीफ डिस्कवरी है। आप देख सकते हो 19th सेंचुरी में सब डिस्कवर हुए। अब अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो मेंडलीफ ने इनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि वो इन एलिमेंट्स को इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई एलिमेंट होता होगा जो रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो रामसे ने प्रपोज किया था ज़ीरो ग्रुप, जो कि अल्कली मेटल से पहले आएगा। फिर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जो मोजली ने फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है, तब इनको 18th ग्रुप बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फिर हम अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS2 NP6 ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरी पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट आप थोड़ा सा आइडिया रखना, जैसे सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ, आर्गोन डिस्कवर हुआ, कैवेंडिश ने किया। इस तरीके थोड़ा आप याद रखेंगे तो कई बार हेल्पफुल होता है। कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरल पूछा जाएगा, जनरल NS2 NP6 है। सिर्फ हीलियम के केस में ये 1s2 है, बाकी सब में आपको फाइनली p ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे। नियोन के केस में ये 1s2 2s2 2p6 है। आर्गोन के केस में ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, ये नियोन कोर हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये 3s2 3p6 है। फिर क्रिप्टॉन के केस में 1s2 2s2 2p6 से लेके 3p6, ये आर्गोन कोर है। उसके बाद 4s2 भरता है, फिर 3d10 आता है और फिर 4p6। ये थोड़ा आपको याद आ रहा होगा,
आप प्रैक्टिस भी कर लेना इसकी। जीनॉन की केस में 1s से लेके ये सारा क्रिप्टॉन का कोर है। फिर आएगा आपका 5s2 4d10 भरा जाएगा, फिर और फिर 5p6। फिर रेडॉन की केस में आपका ये यहाँ पर यहाँ तक आपका ये जीनॉन कोर है, लेकिन फिर यहाँ पे F की एंट्री आपको दिखानी है। 6s के बाद 5d भरा जाएगा और 4f भरा जाएगा, फिर 5d और फिर 6p। इस तरीके से ये इनकी फिलिंग होती है। अगर आपको इतना लंबा याद ना रह रहा हो, जैसे मान लो आपको रेडॉन के लिए लिखनी है, तो आप लिख सकते हो जीनॉन 54 6s2 4f14 5d10 और 6p2 p6। इस तरीके से आप लिख सकते हो तो रेडॉन 86 के लिए। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं, ये आपको याद होने चाहिए। कई बार बताए भी जाते हैं, कई बार नहीं भी बताए जाते हैं, आपको खुद ही याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैजिक नंबर का कंसेप्ट याद रखना है कि जो इनके बीच में गैप है वो 8 8 18 18 32, ये इस गैप पे मिलते हैं आपको। ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको में आपको ये आप अप्लाई कर सकते हो मैजिक नंबर कंसेप्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा तो आप इसको उतना अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आप भूल जाओगे कुछ ना कुछ। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, तब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल पे चलती है, क्योंकि आप सभी एटम्स की बात करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और एटम्स की बात करने के लिए आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कौन है। जैसे आपको मान लो आपको किसी क्लास के बच्चों की बात करनी है, पर आप किसी को जानते ही नहीं हो, तो अगर आप उनके बारे में बात करोगे और मुझे नहीं पता तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स नहीं पता तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप उस क्लैरिटी से ना तो समझ सकते हो ना आप इंजॉय कर सकते हो। तो आप इसको ज़रूर याद करें पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स को। फिर अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, हमने हिस्ट्री देखा कहाँ कब क्या हुआ। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो एग्जिस्टेंस मोनो एटॉमिक है, ये सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं। अगर आप इनहेल भी कर लोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो ऑर्डरलेस हैं क्योंकि ये मोलर हीट कैपेसिटी इनके लिए कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम 1.66। उसके बाद एटॉमिक रेडियाई है, जो कि इनकी वंडरवॉल रेडियाई हम निकाल पाते हैं। जैसे मान लो आप ये हीलियम के 2 एटम्स हैं, तो अब हम इनको क्रिस्टलाइज तो नहीं कर सकते, तो हम इनकी रेडियस कैसे निकालेंगे। तो 2 एटम्स जो मैक्सिमम क्लोजनेस शो कर सकते हैं, तो उसके बाद हम इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका हाफ ले लेते हैं। तो ये हमारे पास वैंडरवॉल रेडियस आ जाता है। इसको हम वैंडरवॉल रेडियस कहते हैं। जब 2 एटम मैक्सिमम जितना क्लोज आ सकते हैं बिना उसके बाद रिपल्शन शुरू हो जाता है। एक डिस्टेंस के बाद मिनिमम डिस्टेंस जब हो जाता है ना, और उसके बाद भी आप इनको ये अप्रोच करेंगे तो इनमें रिपल्शन आ जाएगी। तो ये इनका वंडरवॉल रेडियाई हमें मिलता है। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी सबसे ज़्यादा होती है ग्रुप में, और ग्रुप में जब आप नीचे जाओगे हीलियम से नीचे रेडॉन की तरफ, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो ये याद होना चाहिए, बच्चे भूल जाते हैं, कुछ का कुछ लिखाएंगे। तो अब आपने याद कर लेना अच्छे से कि ये 0 है। ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि भरे बैठे हैं इलेक्ट्रॉन से, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है।
सो इनमें कोई डिज़ायर नहीं है, कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, ज़ीरो ही बताया हुआ है। फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही लो आएंगे, क्योंकि ये खुद ही गैस है, तो नेगेटिव में चलेगा इनका, नेगेटिव। कोई इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, सिर्फ वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। लिक्विफिकेशन अगर हमने करना है तो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको लिक्विफाई करना। सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, क्योंकि जब इनका साइज़ बड़ा होता है तो उसमें इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करना आसान होता है। वहाँ पे हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर फिर ये सॉल्युबल हो जाता है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से डिस्टोर्ट होके ये इस तरीके से डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगी, इसलिए जो रेडॉन है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, हीलियम बहुत कम सॉल्युबल है वाटर में। इस पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट नॉलेज के लिए है। इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर पे आता है कंपाउंड के, जो भी आगे देखेंगे, बट ये ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। कई बार कोई पूछ ले तो ऐसा ना हो कि 1 मार्क क्वेश्चन में आए और आपको ना पता हो। फिर जनरल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इसलिए ये लो रिएक्टिव है। नीदर टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ना ये लेना चाहते हैं ना ये देना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है केमिस्ट्री, जो कि हम देखेंगे मेनली रेडॉन की, ज़ीनॉन की, और फिर हम थोड़ा बहुत देखेंगे क्रिप्टॉन का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। तो 1962 से पहले कोई कंपाउंड नहीं पता था। 1962 में साइंटिस्ट थे एन बार्टलेट, उन्होंने वो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि क्योंकि इसमें प्लेटिनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। उन्होंने जब इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, तो उन्हें नहीं पता था कि ये रिएक्ट कर जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, इस तरीके का ये कंपाउंड बन गया। ये सॉल्ट है। अब ऑक्सीजन और जीनॉन की जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और जीनॉन एटम, इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी। कैसे? जो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो इक्विवेलेंट है। जैसे जीनॉन में आप देखो ये है 1170 किलो जूल पर मोल, ऑक्सीजन के लिए है 1175 किलो जूल पर मोल। तो इनके दिमाग में आइडिया आया साइंटिस्ट के कि अगर ऑक्सीजन ने ये रिएक्शन दिया है तो हो सकता है जीनॉन भी ये रिएक्शन दे। इनका साइज़ भी सेम है, 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास है मॉलिक्यूल का साइज, 4 एंगस्ट्रॉम, और जीनॉन का भी। उन्होंने इस रिएक्शन को ट्राई किया जीनॉन के साथ और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को ट्रीट किया, तो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड डिस्कवर हुआ जो कि आयनिक था, ऑरेंज येलो सॉलिड था। मतलब कोई डाउट ही नहीं था कि ये बना है कि नहीं बना है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते थे, सॉलिड मिला आपको पूरा। जीनॉन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। अब प्लेटिनम यहाँ पर +5 स्टेट में चला गया, +6 यहाँ पर +6 है और 6 से 5 में चला गया, और तो ये फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड है जो डिस्कवर हुआ। इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको बताना चाहिए। ये रिएक्शन भी कई बार पूछ लेते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट दे देंगे और पूछेंगे बताइए प्रोडक्ट क्या है। तो अब यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन हुआ तो पता चला जीनोन इतना भी इनर्ट नहीं है जितना हम मान रहे हैं। फिर और कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, जैसे जीनोन टेट्राफ्लोराइड, डाईफ्लोराइड। तो देखा गया कि जीनोन सिर्फ या तो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है या फ्लोरीन के साथ, या फिर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। क्रिप्टॉन के भी कुछ कंपाउंड मिले, लेकिन मेनली जीनोन ही है जो काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री शो करती है। तो यहाँ पर हमारे +2 में फ्लोरीन है, +4, फिर एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, ऑक्सीफ्लोराइड है,
+4 है यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड है, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, ज़ीनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। फिर आपके पास +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 4 ही आएगा, या तो गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड या फिर ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो इस तरीके से कंपाउंड आपको मिलते हैं और इन्हीं पे कोई ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, इनके स्ट्रक्चर पे और इनकी प्रिपरेशन पे। और एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि नोबल गैसेस, जैसा कि आप देख सकते हो 1962 में डिस्कवर हुए हैं, समझ रहे हो आप, अब से लगभग 60 साल पहले। अब हम 2023 में हैं, सॉरी 4 में आ गए, तो लगभग 60 साल पहले ही डिस्कवर हुए हैं। तो इनकी इतनी लेट डिस्कवरी क्यों हुई? तो एक तो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में था कि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेबल है, कम्प्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनको इनर्ट माना जाता था। तो साइंटिस्ट इन पे कोई ऐसे रिएक्शन ट्राई भी नहीं करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ कंपाउंड डिस्कवर हुए जहाँ पे एटम्स ने अपना वैलेंस शेल एक्सपैंड कर दिया, मतलब जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, आयोडीन हेक्साफ्लोराइड, जहाँ पे ऑक्टेट का कंसेप्ट ख़त्म हो गया, वैलिड ही नहीं रहा। तो उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने ट्राई किए कुछ अटैम्प्ट, सीरियसली एनालाइज किया कि नोबल गैसेस भी रिएक्ट कर सकती हैं क्या। कुछ और रीजंस क्या थे कि गुड क्वालिटी का फ्लोरीन नहीं मिलता था, और मान लो है आपके पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव गैस होता है। जब आप इस पे काम करते हो तो आपको काफ़ी सारा इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे रिएजेंट चाहिए, ऐसे वेसल्स चाहिए जो फ्लोरीन से ना रिएक्ट करें, और ऐसे ग्रीस भी चाहिए होता है क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करना है ना आपको, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, तो ग्रीस यूज़ होता है। जैसे ये फिटिंग होती है ना, जैसे 2 ग्लास वेयर होते हैं, उनकी फिटिंग होती है, यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे ग्रीस लगता है ताकि बाहर से एयर ना जाए अंदर। तो फ्लोरीन रेजिस्टेंट ग्रीस चाहिए, और शुरू में ये अवेलेबल नहीं होते थे, ना ही इनर्ट मटेरियल था जो जिसमें हम इसको हैंडल कर सकते हैं, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ नोबल गैस भी नहीं था क्योंकि ये रेयर गैस हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो इनकी डिस्कवरी है वो लेट हो गई। तो हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले तो गुड क्वालिटी का फ्लोरीन नहीं था, दूसरी बात फ्लोरीन रेजिस्टेंस ग्रीस नहीं थे, फिर ना हमारे पास ऐसा इनर्ट मटेरियल था जो फ्लोरीन को हैंडल कर सके। तो 3 रीज़न तो फ्लोरीन के ऊपर ही हैं कि ये खुद गुड क्वालिटी का नहीं था, इसको हैंडल करने के लिए मटेरियल नहीं था, रेजिस्टेंट ग्रीसेस नहीं थे, और लास्ट रीज़न है कि नोबल गैसेस हमारे पास गुड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थी जिस पे हमने स्टडी करना है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आता ही है, कई पूछ ही लेते हैं इस टॉपिक में से। अब फिर एक क्वेश्चन और आता है कंसेप्चुअल कि इनके जो कंपाउंड है ज़ीनॉन के, ये आपको या तो फ्लोरीन के साथ मिलेंगे या फिर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो इसकी वजह है ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सिमिलर है कुछ कॉमन एलिमेंट्स से। जैसे कार्बन की आप देखिए ये 1100 के आसपास है, नाइट्रोजन की 1400, ऑक्सीजन 1314। तो जब हमने एटम यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है ये, तो जब जीनोन की एनर्जी को देखा गया, आयनाइजेशन एनर्जी को, वो इनसे कंपैरेबल है 1170। इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। फिर क्रिप्टॉन आता है नेक्स्ट, जो है क्रिप्टॉन की है लो। हीलियम, नियोन और आर्गन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनका साइज छोटा होता है, तो ये बहुत टाइटली हेल्ड करते हैं अपने, इनका जो न्यूक्लियस होता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली हेल्ड करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहते। रेडॉन की आयनाइजेशन एनर्जी लो है लेकिन ये खुद रेडियो एक्टिव है, तो डिकम्पोज हो जाता है नेचर में, एक कम मिलेगा आपको,
और इसको हैंडल, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उन पे काम करना थोड़ा रिस्की भी होता है, रेडिएशन एमिट हो रही होती है कॉन्टीन्यूसली। अब हमने क्या किया, हमने जेनॉन और क्रिप्टॉन के साथ एटम्स को कंबाइन करके देखा, तो उसमें भी कौन रिएक्ट करता है, जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस वजह से हमें जो कंपाउंड मिलते हैं जेनॉन के, वो मोस्टली या तो फ्लोरीन के साथ मिलेंगे, या ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, या फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ मिलेंगे। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ जाता है पेपर में। दो इसमें आप वजह बताओगे कि एक तो जेनॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कंपैरेबल है कॉमन एलिमेंट्स के साथ, और फिर दूसरी बात, ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कंपेल कर देते हैं जेनॉन को कंपाउंड बनाने के लिए। फिर हमारे पास अब आते हैं जेनॉन के कंपाउंड, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, थोड़े ही हैं, 7-8 कंपाउंड हैं, तो आप आसानी से याद भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर आसान सा इनका। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, डायरेक्ट है प्रिपरेशन, आप देख सकते हो। जीनोन को फ्लोरीन के साथ ट्रीट करना है आपको, 2:1 की रेशो में यूज़ करेंगे हम थोड़ा एक्सेस जीनोन यूज़ करते हैं ताकि जीनोन टेट्राफ्लोराइड ना बन जाए। निकल की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन एट 400 डिग्री सेल्सियस, और जीनोन डाईफ्लोराइड बन जाता है, जो कि एक कलरलेस सॉलिड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है 129 डिग्री सेल्सियस। तो इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। दूसरा तरीका है, आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करो या रेडिएशन यूज़ करो इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी वेपर। रेशो 2:1 ही रहेगा, हम नहीं चाहते कि ये डाईफ्लोराइड से आगे टेट्राफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम एक्सेस जीनोन यूज़ करेंगे 2:1। ठीक है, तो आसान मेथड है, याद रहेगा आपको। या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर लो या फिर निकल एट हाई टेम्परेचर, तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अब आसानी से बन गया है, सॉलिड भी है, तो लीस्ट वोलाटाइल है ये, HF में डिज़ोल्व हो जाता है। अगर आप इसको फर्दर रिएक्ट कराते हो हाइड्रोजन के साथ तो जीनोन अलग हो जाएगा और HF निकल जाएगा। फिर अगर आप जीनोन फिर HClO4 के साथ ट्रीट करते हो तो एक HF निकलेगा, ठीक है, बाकी के जो बच जाएगा वो इकट्ठा हो जाएगा, F जीनोन ClO4। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। फिर अगर आप वाटर से ट्रीट करते हो तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, HF निकलेगा और ऑक्सीजन निकल गया और जीनोन बचेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो जीनोन अलग हो रहा है और यहाँ पे NOF बन रहा है। इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। अगर NO2 के साथ ट्रीट करते हो तो NO2F बन रहा है और जीनोन अलग हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि क्या हो रहा है। बेसिकली आप देख सकते हो जीनोन अलग हो जाता है फ्लोरीन से, यहाँ पे ये अटैच्ड है क्योंकि 1:1 की रेशियो में रिएक्शन हो रहा था। फिर हम देखते हैं अगर हम इथीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एडिशन हो जाता है, ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे जीनोन डाईफ्लोराइड, और यहाँ पे F और F आ जाएगा और जीनोन बाहर हो जाएगा। अगर आप इसको प्लेटिनम से ट्रीट करते हो तो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा और जीनोन बाहर हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हो। तो ये थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कि कितनी एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। फिर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो SbF5 के साथ है, इसमें एडक्ट बनता है। एक मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करोगे तो इस तरीके का एडक्ट बनेगा जो कि फर्दर आयनाइज हो जाता है इस तरीके से, जीनोन F पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव। अगर आप दो मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हो SbF5 के तो पहले इस तरीके का एडक्ट बनेगा जो भी फर्दर आयनाइज होता है जीनोन F पॉजिटिव Sb2F11 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 2 10 और एक इधर से फ्लोरीन आ जाता है, तो इस तरीके से ये एडक्ट बनता है। ये इसका थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया हुआ है। पहले इसको, ये एडक्ट है,
ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोरीन मिसिंग है। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लोरीन है। तो ये आप बना भी सकते हो अगर आपको याद रह जाता है तो, पर ये याद जरूर होना चाहिए कि अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो सिंगल एडक्ट बनेगा, 2 से करोगे तो इस तरीके से Sb2F11 बन जाते हैं। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर और शेप की बात करें ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है बच्चों। अब आप सोचोगे लीनियर कैसे है, तो कई बच्चों को तो आता ही होगा क्योंकि आसान पुराना आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। हमें पता है इसके नोबल गैसेस क्या होती हैं, NS2 NP6। तो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ रो में आता है, पीरियोडिक 5th पीरियड में आता है। तो 5s और 5p फुल होगा, 5d एम्प्टी है। फिर जब आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे, क्योंकि इसको 2 बॉन्ड बनाना है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट हो जाता है। आपने देखा यहाँ पे आ गया ये। फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा इन 5 ऑर्बिटल्स का, sp3d, जिसके बाद आपको इस तरीके का अरेंजमेंट मिल जाएगा 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, और जो 2 बचते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था वो फर्दर फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो sp3d ऑर्बिटल हैं ये ट्रिगनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री में सेट होती हैं। लेकिन जब हम शेप बताएंगे या ज्योमेट्री बताएंगे मॉलिक्यूल की, तो हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेंगे। तो जो अगर हम बॉन्ड पेयर को देखते हैं तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो ये एक लीनियर शेप आपके पास बचता है जहाँ सिर्फ फ्लोरीन हमने देखना है। तो लीनियर ज्योमेट्री मिलेगी आपको। लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर सिंपल है, याद हो गया सबको। प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा लिख के देख लेना। फिर अगर आप इसको आयोडीन से ट्रीट करते हो तो आयोडीन फ्लोराइड बन जाएगा, ज़ीनॉन फिर से बाहर है। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड से ट्रीट करोगे तो ज़ीनॉन आ गया, S2O6F2, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूराइल डाइफ्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन रहेगा। फिर आपके पास, तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड था ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। नेक्स्ट है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ये भी कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, 117 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। इसकी प्रिपरेशन अगर हम देखें सेम तरीका है। ज़ीनॉन और फ्लोरीन को निकल की प्रेजेंस में ट्रीट करना है 400 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन यहाँ रेशियो रहेगी 1:5। तो हमारे पास ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करोगे एट लो टेम्परेचर तो भी हमारे पास ये ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। जब हमें डाइफ्लोराइड बनाना है तो हम इसको 2:1 की रेशियो में लेते हैं, यहाँ पे हम 1:2 की रेशियो में लेंगे। अब इसकी अगर हम रिएक्शन की बात करें फर्दर, तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन से अगर आप ट्रीट करते हो तो HF निकल जाएगा। मरकरी से ट्रीट करते हो तो ज़ीनॉन निकलेगा और HgF2 निकल जाएगा, मरकरिक डाइफ्लोराइड। प्लैटिनम से ट्रीट करोगे तो प्लैटिनम टेट्राफ्लोराइड निकल जाएगा। तो आपको ज़ीनॉन को अलग करना है, और जो बाकी पार्ट है तो आप देख सकते हो कि जब हम किसी के साथ भी ट्रीट कर रहे हैं तो ज़ीनॉन अलग हो जाता है और बाकी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो जाएगा। SF4 से ट्रीट करोगे तो ज़ीनॉन अलग, SF6 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। BCl3 से कर रहे हो तो BF3 बनेगा और क्लोरीन निकल जाएगा, ज़ीनॉन फिर से अलग हो जाएगा। और अगर हम इधर देखें SbF5 वाला रिएक्शन जो हमने पहले देखा था, सेम स्टेप रहेगा। यहाँ पर
ये पहले एडक्ट बनाएगा जो कि फिर आयनिक स्टेट में चला जाता है, जीनोन F3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। ठीक है, ये आसान है बिल्कुल। इसी तरीके से टेंटलम पेंटाफ्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो जीनोन TaF6 बनेगा होल ट्वाइस और फ्लोरीन निकल जाएगा। अच्छा, फिर ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक नया जीनोन का कंपाउंड बनता है। बाकी केसेस में तो फिर भी जीनोन थोड़ा अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर आप वाटर से ट्रीट करते हो एट लो टेम्परेचर तो 2HF निकलेंगे यहाँ से और 2 फ्लोरीन बच जाएंगे और ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनेगा एट लो टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर लो नहीं रखा तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और जीनोन ट्राइऑक्साइड बनता है। 24HF मॉलिक्यूल निकलेंगे, साथ में ऑक्सीजन निकलता है और जीनोन अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट रिजल्ट आते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने पे। लो पे करोगे तो जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनेगा, हाई टेम्परेचर पे मतलब आपने टेम्परेचर लो नहीं रखा तो जीनोन ट्राइऑक्साइड बनता है जो कि एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ठीक है, अब अपने प्रिपरेशन हमने देख लिया था। अब हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेम स्टेप रहेगा, ग्राउंड स्टेट लिखिए आप। कोई भी बच्चा ये स्टेप मिस नहीं करेगा। अगर आप इसको मिस करते हो तो आप गलती होने का चांस हो जाता है। फिर आप 5S 5P 5D लिखिए, याद ही कर लेना। अब हमने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे इस तरीके से, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल्स का, क्योंकि 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से जो एक्सियल हैं वहाँ पे तो ये लोन पेयर चले जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी के जो 4 हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो इस तरीके से फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जब हम इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताएंगे तो हम इनको इग्नोर कर देंगे लोन पेयर को, और जो बॉन्ड पेयर है वो कौन सा अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल सही आपने पहचान लिया है। तो ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल था। पहला कौन सा था, जीनोन डाइफ्लोराइड। हमने इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से की थी, नोबल गैसेस की। सबसे पहले हमने इनके बारे में जाना, इनको नोबल क्यों कहते हैं। इनर्ट थे पहले तो, लेकिन फिर कुछ बॉन्ड भी बनाया इन्होंने, कंपाउंड बनाए तो नोबल कहने लगे हम। कम मिलते हैं तो हम इनको रेयर गैस भी कहते हैं। फिर इनकी डिस्कवरी किसने कब की, मोस्टली 1900 में हुई। फिर इनकी पोजीशन कैसे हमने डिसाइड की पीरियोडिक टेबल में, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फिर हमने इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की। लिक्विफिकेशन करना इनको मुश्किल है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, वाटर में सॉल्युबल हैं, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फिर हमने बात की कि पहला कंपाउंड कौन था, ये रिएक्शन हमने प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ डिस्कस किया। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही क्यों इनके साथ रिएक्ट करते हैं, इनकी लेट डिस्कवरी क्यों हुई, इनके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, तो उसके हमने 3-4 वजह यहाँ पर देखी थी। फ्लोरीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और फिर हमने कंपाउंड स्टार्ट किए जिसमें हमने 2 कंपाउंड देखे, जीनोन डाइफ्लोराइड और जीनोन टेट्राफ्लोराइड। तो अभी तक हमने 2 ही कंपाउंड किए हैं। तो इनकी प्रिपरेशन पूछा जा सकता है, जो हमने देखा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर निकल एट 400 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वो रेशो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। फिर हमने इनका स्ट्रक्चर देखा है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, जो कि है जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड डाइफ्लोराइड है। ये हमारा थर्ड मॉलिक्यूल है। प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, हमने पीछे देखी थी, जीनोन टेट्राफ्लोराइड को वाटर से ट्रीट करो एट लो टेम्परेचर, आपके पास जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड बन जाएगा और HF निकल जाएगा। तो बहुत आसान है, ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता। अगर हम इसके स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो आप लकी हो तो, क्योंकि ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड है प्रिपरेशन का, जो उसकी प्रॉपर्टी भी है जीनोन टेट्राफ्लोराइड की। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें
तो सबसे पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे एज यूजुअल। अब हमने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। तो हम दो इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर कर देंगे। अब ये आ गए आपके। अब आपने हाइब्रिडाइजेशन करनी है sp3d। हम इसको नहीं इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड चाहिए जो पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ गए सभी? तो 5 ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे sp3d, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशंस ले लेंगे। ऑक्सीजन जो है एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल में और जीनॉन की, और एक पाई बॉन्ड बनाएगा अनहाइब्रिड के साथ जीनॉन की ऑक्सीजन एटम जो है। फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशंस ले लेंगे। अब आप इस मॉलिक्यूल की अगर शेप देखोगे तो इनको आप इग्नोर कर दो, तो क्या शेप दिख रही है आपको? टी शेप दिख रही है। तो ये टी शेप का मॉलिक्यूल होता है और इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। आना चाहिए ड्रॉ करना है, पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर आपके पास आता है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। इसमें हम फ्लोरीन बहुत हाई रेशो में लेते हैं ताकि ये रिएक्ट करे, और निकल की कार्बन और निकल की प्रेजेंस में हो रहा है 250 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा। दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का है जो आप पहले से देखते आ रहे हो, तो ये दूसरा मेथड हो जाएगा। और एक और तरीका है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड को अगर आप ऑक्सीडाइफ्लोराइड से ट्रीट करते हो एट लो टेम्परेचर, तो भी आपको ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा। तो आपको दो मेथड कोई भी याद रह रहे हो वो याद रख लो। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 49.5 डिग्री सेल्सियस है, सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है हेक्साफ्लोराइड जो है। हम सबसे पहले हाइड्रोजन का रिएक्शन देखेंगे। तो जो हाइड्रोजन है तो 6HF निकलते हैं और यहाँ पे एक ज़ीनॉन है। फिर जब आप अमोनिया से ट्रीट करते हो 8 अमोनिया मॉलिक्यूल से, तो ज़ीनॉन निकलेगा और 6NH4F HF अमोनिया में ऐड हो जाता है बन के, और साथ में नाइट्रोजन निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो अमोनिया जो हैं वो तो रिएक्ट करके 6HF और साथ में नाइट्रोजन रिलीज़ कर रहे हैं। बाकी के जो 6 अमोनिया बचे वो फिर इस HF के साथ NH4F बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर HCl से ट्रीट करेंगे आप, तो यहाँ पे फिर से HF निकलेगा और Cl2 गैस निकलेगी जैसे यहाँ नाइट्रोजन निकला था, और साथ में ज़ीनॉन। अब अगर हम इसको वाटर से ट्रीट करते हैं तो ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड बनता है और 6HF निकलेगा। और अगर केयरफुल ट्रीटमेंट दे रहे हैं यानी वाटर एक्सेस में नहीं रिएक्ट कर रहा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, तो 2HF निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। और अगर सिलिकॉन ऑक्साइड से ट्रीट करते हो तो ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है जिसमें ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनेगा और SiF4 निकल जाएगा। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बन रहा है यहाँ पर और ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बच जाता है। ये फर्दर रिएक्ट करता है सिलिकॉन ऑक्साइड से और SiO2F2 बनेगा, SiF4 निकल जाएगा। फिर से रिएक्ट करेगा थर्ड मॉलिक्यूल सिलिकॉन ऑक्साइड का और ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड निकलेगा। ये आपको याद रखना है, ये निकल रहा है।
ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। और जीनॉन ट्राईऑक्साइड पे फिर जाके रिएक्शन रुकता है। अगर आप प्लेटिनम पेंटाफ्लोराइड से यूज़ करोगे तो ये पहले एडक्ट बनाएगा, जैसा कि हम देखते आए हैं, और फिर ये इस आयनिक स्टेट में चला जाता है। अगर HF आप ऐड करते हो तो HF के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा, डिज़ोल्व करता है। डोंट रिएक्ट लाइक जीनॉन डाइफ्लोराइड एंड जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो इस तरीके से ये डिज़ोल्व हो जाता है, आयनिक स्टेट में चला जाता है। तो ये इसके रिएक्शंस थे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड के। तो ये हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल था। हमने सबसे पहले जीनॉन डाइफ्लोराइड देखा अब तक, फिर जीनॉन टेट्राफ्लोराइड देखा, फिर जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड देखा, फिर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड देखा। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर इसका। अगर हम जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट लिख लेंगे। फिर हमने क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर हो जाएंगे और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी ऑर्बिटल्स की। एक जो पोजीशन है वो कौन ले लेगा, लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर। बाकी सारे बॉन्ड पेयर हैं। अब जब आप इस अरेंजमेंट को देखते हो, अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम बताएंगे तो हम इसको इग्नोर करेंगे, तो क्या बचता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बचती है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे। फिर आपके पास आता है जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। प्रिपरेशन देखिए सबसे पहले तो, पहले जो इसकी रिएक्शन में देखा था हमने, अगर हम सेफली हैंडल कर रहे हैं वाटर के साथ जीनॉन हेक्साफ्लोराइड को, तो जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनता है और HF निकलेगा। फिर आप SiO2 ऐड करते हो तो SiF4 निकलता है और जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बच जाता है। फिर जीनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन को ट्रीट करते हो तो जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड इस तरीके से भी बन जाएगा। तो ये इसके 3 मेथड्स हो गए। जो आपको 2 याद रह जाएं अच्छे से वो कर लेना। फिर ये कलरलेस है और बहुत ही इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो कम इसकी स्टडी मिलेगी आपको क्योंकि हैंडल करना आसान नहीं है। अब जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को आप अगर हाइड्रोजन से ट्रीट करते हो तो वाटर निकलेगा। हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HF बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन हो गया। फिर आप SbF5 के साथ देखो, एडक्ट बनेगा सेम वे में इस तरीके से, जीनॉन OF4.SbF5। फिर ये एडक्ट जो है ये आयनिक स्टेट में चला जाता है, F3 पॉजिटिव और ये SbF6 नेगेटिव। अगर आप इसमें NOF ऐड करते हो तो ये भी एक इस तरीके से ऐड ऑन हो जाता है, NO पॉजिटिव, जीनॉन OF5 नेगेटिव। अगर आप SiO2 ऐड करते हो तो क्या होगा, तो SiF4 बनेगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। सिलिकॉन ऑक्साइड जब भी ऐड हो रहा है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा से पहले, और यहाँ क्या बचेगा, जीनॉन O2F2, और फिर से रिएक्ट करेगा और जीनॉन O3 तक पहुँचेगा और SiF4 बनेगा। अगर आप वाटर ऐड करते हो तो पहले HF निकलेगा और ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर वाटर ऐड करते हो तो फिर से HF निकलेगा और जीनॉन ट्राइऑक्साइड बचेगा, जो कि एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का, तो हमने 6 बॉन्ड बनाने हैं तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे ये ना ये भूल गए, यहाँ पे गलती से ये दिखाया हुआ है कि ये भी यहाँ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया है और यहाँ लगाया है। अब हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3d होगी, D2, क्योंकि हमें एक पाई बॉन्ड बनाना है, बाकी सारे सिग्मा होंगे। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और अरेंजमेंट इस तरीके से आ जाएगा ऑक्टाहेड्रन में, और एक पोजीशन जो है एक एक्सियल पोजीशन वो लोन पेयर ले लेगा। तो जब हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ये स्क्वायर पिरामिडल है,
तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दोगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है ज़ीनोन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड। प्रिपरेशन सेम तरीके से होएगी, ZeO3 से ट्रीट कर दो आप ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को लो टेम्परेचर पे, तो ज़ीनोन O2F2 बन जाएगा। और एक आसान मेथड है कि सिलिकॉन से ट्रीट कर दो, जो हमने पीछे इसमें देखा था ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में। अगर आप वाटर से ट्रीट करते हो तो भी ये बनेगा ज़ीनोन O2F2 + 2HF, और बीच में ये बनता है फाइनली ज़ीनोन ऑक्साइड बन जाएगा। पर अगर आप कंट्रोल्ड रिएक्शन कर रहे हो, एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करा रहे हो, तो ये बन जाता है बीच वाला प्रोडक्ट। ये भी कलरलेस सॉलिड है, 30.8 डिग्री सेल्सियस है। इसकी 3-4 ही रिएक्शन है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ये मॉलिक्यूल। तो जब आप इसको SbF5 से ट्रीट करते हो तो 2 एडक्ट ऐड हो जाते हैं, sp2F11 की फॉर्म में ये आ जाता है। और अगर आप इसको ऐसे ही रखोगे तो ये स्लोली डिकम्पोज हो जाएगा ज़ीनोन डाइफ्लोराइड में और ऑक्सीजन निकल जाएगा। और अगर इसमें आप वाटर ऐड कर देते हो ज़्यादा क्वांटिटी में या नॉर्मल, तो ये ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड बनाता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें ज़ीनोन O2F2 का, तो हमने कितने बॉन्ड बनाने हैं यहाँ पे 6। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे जो B वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 2 हमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रखने हैं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस तरीके से अरेंजमेंट आएगा पेंटागनल में, बायपिरामिडल में, सॉरी ट्रिगनल बायपिरामिडल है ये, TBP है। तो एक पोजीशन पे आपका ये लोन पेयर चला जाएगा और 2 पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाएंगे, और एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन है। जब आप इसका शेप बताओगे तो इसको इग्नोर कर दोगे, तो ये C100 की शेप है। वो झूला होता है ना जिस पे बच्चे बैठ के झूलते हैं, इस तरीके का झूला होता है, ये ऊपर नीचे होता है। बच्चे आपने भी झूला होगा, तो इसको हम C100 बोलते हैं। तो ये शेप आपको ऐसे लग रही है ना। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है 7th मॉलिक्यूल ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड, ये एक्सप्लोसिव है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेट्राफ्लोराइड में या हेक्साफ्लोराइड में वाटर ऐड कर दो ज़्यादा, तो ये बन जाएगा। वाइट है, नॉन वोलाटाइल है और वाटर सॉल्युबल है, स्टेबल होता है एक्वा सॉल्यूशन में, एक्सप्लोड हो जाता है अगर हम इसको ड्राई कर देंगे। ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड ब्रेक डाउन होकर ज़ीनोन और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है, और 400 किलो जूल पर मोल। तो हमें इसको लिक्विड एक्वस मीडियम में यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप प्लूटोनियम से ट्रीट करते हो 3+ प्लूटोनियम आयन से, सॉल्ट होगा, तो ये प्लूटोनियम 3+ को प्लूटोनियम 4+ में कन्वर्ट कर देगा और खुद बाहर हो जाएगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। आयोडीन, आयोडाइड से ट्रीट करोगे तो आयोडीन को भी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा और खुद रिड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हो ना, ज़ीनोन यहाँ पे +6 से कहाँ जा रहा है, +6 से 0 स्टेट में जा रहा है। अगर आप ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड को वो NaOH से ट्रीट करते हो तो भी सोडियम यहाँ पे Na2 ज़ीनोन O6 बन रहा है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसकी रिएक्शंस थी। अब हमारे पास लास्ट मॉलिक्यूल है ये। अब इसकी एक और रिएक्शन, अगर आप ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड से ट्रीट करते हो तो यहाँ पे ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड बन जाएगा, और ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड से ट्रीट करोगे तो ज़ीनोन O2 डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड बनेगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेम वही स्टेप रहेगा, 6 बॉन्ड बनेंगे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी क्योंकि 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे तीनों। अरेंजमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल है ऑर्बिटल्स का, लेकिन जब आप शेप देखेंगे तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये पिरामिडल शेप है। ज़ीनोन ऑक्टाफ्लोराइड भी नोन है, ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड भी नोन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव हैं। क्रिप्टोन डाईफ्लोराइड और क्रिप्टोन टेट्राफ्लोराइड भी नोन है।
तो इस तरह ये टोटल हमारे पास 7 ही कंपाउंड है जिनकी आपको प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये सारा आपको करके दिखाना होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हीलियम और नियॉन के कंपाउंड पॉसिबल हैं? अब ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ना इनके पास कोई डी ऑर्बिटल है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन में एस और पी फुल्ली फिल्ड है, लेकिन वैकेंट होता है डी ऑर्बिटल, जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन को अलाउ करता है। हीलियम और नियॉन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट शेल में जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, नया शेल ही चाहिए जो खाली है। तो ये अनफेवरेबल होता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है, तो इसलिए हीलियम और नियॉन कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, चाहे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट क्यों ना कराएं हम। तो इसके साथ ही ये टॉपिक पूरा होता है। ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसमें मेनली आपको जीनोन के कंपाउंड्स बताने हैं, उनकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस और उनका स्ट्रक्चर। मेनली स्ट्रक्चर पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो आसान भी है, आप पिछले उसमें भी देख चुके हो। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू सो मच।